नमस्कार दोस्तों। क्या आपने सोचा है ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मशीन है और ये मशीन बहुत सारे काम करती है जिन्हें मिला के हम जीवन कहते हैं। जैसे ये मशीन में और इन कामों को करने के लिए इस मशीन के अलग अलग पुर्जे होते हैं। जैसे सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, मुंह होता है, खाना खाने के लिए मुंह होता है ना। तो इस मशीन का ही एक महत्वपूर्ण पुर्जा है किडनी। और वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के जो ब्लड होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज घुली होती है उनको छानने का काम करता है। ठीक। अब बात आती है कि इस मशीन को हमें क्यों समझना चाहिए, इसको तो डॉक्टर समझे। तो खैर देखिए, ये इस मशीन हमारी है और इस मशीन को हमें इसलिए समझना चाहिए ताकि हम इसकी बेहतर देखभाल कर सकें, स्वस्थ रख सकें। अगर आपको इसका मैकेनिक बनना है यानी डॉक्टर बनना है तो और बेहतर समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो हम उसके बारे में समझते हैं ना कि कैसे उसकी सर्विसिंग करानी है, कैसे उसमें अच्छा पेट्रोल डीजल डलाना है टाइम टू टाइम, ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। तो खैर ये तो हुई बात कि हम मशीन को या इस किडनी के सिस्टम को समझें क्यों। अब आते हैं, समझते हैं ये किडनी जो पुर्जा है शरीर की मशीन का, ये क्या काम करता है। तो ये करता है हेल्प एक्सक्रीशन में, यानी उत्सर्जन में। अब उत्सर्जन क्या है, तो excretion is the biological process by which living organisms removes metabolic waste products such as urea, toxic substances, excess salt and water। ये वेस्ट की बात नहीं कर रहा है। वेस्ट तो वो भी है कि हमने खाना खाया और बचा हुआ खाना हमारे शरीर ने अब्जॉर्ब कर लिया, जो शेष बिना पचा भोजन रह गया वो मल त्याग के द्वारा बाहर आ गया। ये उसकी बात ही नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी शरीर में जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उनके तहत जो बनता है उस वेस्ट की बात कर रहा है। तो उस वेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट होता है, सबसे मुख्य वेस्ट होता है अमोनिया। और अमोनिया ब्लड के लिए बहुत ही घातक है, बहुत हानिकारक है। खैर, तो इतना काम यकृत करता है, लिवर करता है कि इस हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें? यूरिया में। लेकिन ये यूरिया भी शरीर के लिए हानिकारक ही है, इसको भी शरीर से निकालना जरूरी है। और ये यूरिया किसमें घुली हुई है? ब्लड में घुली है। अब इसको छानना जरूरी है। किसको? यूरिया को। ये जो छानने का कार्य है ये कौन करता है? किडनी करती है। छानने का काम तो किडनी करती है, लेकिन इसको शरीर से बाहर रिमूव करना जो होता है, जो प्रोसेस होती है, उसमें एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे देखिए ये है, तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें 2 किडनी है और ये 2 यूरेटर हैं यानी मूत्र नली हैं। ये एक ब्लेडर है जिसे मूत्राशय कहते हैं। इसमें आके ये यूरिन इकट्ठा होता है और ये मूत्र मार्ग यूरिथ्रा जिसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने हमारे शरीर में बना रखी है। ये वाली राइट किडनी है, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये वाला हमारा दाहिना हाथ है, तो ये किडनी कैसी हो गई? राइट। और ये थोड़ी सी शिफ्ट होती है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिवर होता है जिसका प्रेशर पड़ता है और ये थोड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए, ये तो इस पूरे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है? वो होता है किडनी का, क्योंकि छानने का काम वही करती है। तो ये किडनी कैसे रक्त को छानती है, अब हम इस बात को समझेंगे। ठीक, देखिए किडनी की स्ट्रक्चर को ध्यान से जब देखा गया तो उसमें बहुत सारे सॉरी नेफ्रॉन्स थे। क्या थे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, तो यही इसी तरीके से आप किडनी को भी मान सकते हैं कि किडनी भी फैक्ट्री है जिसमें एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी दोनों किडनियों में मिला के 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर हमें इस छानने की प्रक्रिया को समझना है तो हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो इसका पहला हिस्सा है, फिर ये ऐसे मुड़ मुड़ के इधर आती है और ऐसे जाके यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में खत्म हो जाती है। इस वाले हिस्से को कहते हैं ग्लोमेरुलस और इसको कहते हैं वोमेन संपुट। ठीक, इसे कहते हैं पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। और फिर ये हेनले लूप है, इधर है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर किसकी? नेफ्रॉन की। अब देखिए, अब ये नेफ्रॉन मिलकर के
एक दिन में कम से कम 180 लीटर फिल्ट्रेट छानते हैं, जबकि एक मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है, मात्र 4 से 5 लीटर, या पुरुष है तो 5 से 6 लीटर होगा। इतना बार बार उसी ब्लड को छाना जाता है और 180 लीटर लगभग फिल्ट्रेट या नेफ्रॉन मिलके छानते हैं। सोचिए कितना काम करते होंगे। तो खैर, अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, यानी ये एक धमनी है, आर्टरी है, और ये क्या करती है, ये यहाँ से ब्लड को ग्लोमेरुलस में ले जाती है, और यहाँ से ये इफेरेंट आर्टेरियोल है जिससे होकर के ब्लड निकलता है। इस बीच में एक कैपिलरी नेटवर्क है, इन दोनों धमनियों के मध्य आर्टरी के बीच में कैपिलरी नेटवर्क है और उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब सोचिए जरा कि पतले मोटे पाइप से पानी जाए या कोई सोल्यूशन जाए और पतले से निकले तो बीच में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर वेल्ट बन जाती है। इस प्रेशर वेल्ट बनने के कारण यहाँ ब्लड में से बहुत सारे पदार्थ छन जाते हैं, और छन के कहाँ आ जाते हैं, इधर वोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इस छनने की प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है आइए देखें। देखिए, यूरिन जो फॉर्मेशन है ना, उसके 3 स्टेप हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये जो है वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल की वॉल है और ये कैपिलरी की वॉल है। ये दोनों वॉल मिला के एक छन्नी है, मान लीजिए छन्नी आपने देखी होगी। अब इस छन्नी में वैसे छेद नहीं है जैसे हमारे घर की छन्नियों में होते हैं, बल्कि एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इस मेम्ब्रेन से यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड आ जा सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है ना, डिफ्यूजन हो रहा है, बल्कि प्रेशर के कारण छन रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इस मेम्ब्रेन के इधर ब्लड में जो चीजें होती हैं जैसे यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, साल्ट, ये छन जाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो छना हुआ होता है ना, इसको फिल्ट्रेट कहते हैं, तो इस फिल्ट्रेट में क्या प्रोटीन्स भी होती हैं, क्या इसमें रेड ब्लड सेल्स भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती है, प्लेटलेट्स भी होते हैं? नहीं भाई, इस छन्नी के छेद इतने बड़े हैं ही नहीं कि वो चीजें निकल सके, बड़े मॉलिक्यूल निकल सके, पॉलीमर्स निकल सके, बल्कि छोटी छोटी चीजें ही, छोटे ही मॉलिक्यूल्स इस छन्नी से निकल पाते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। समस्या क्या है कि छन्नी को थोड़ी पता था कि वेस्ट क्या है। छन्नी मशीन थी, उसने सब कुछ छान दिया, उसने ग्लूकोज भी छान दिया, अमीनो एसिड भी छान दिया, जरूरी साल्ट थे बॉडी के। देखिए, हमारा जो ये शरीर है उसमें हम नमक खाते हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम, NaCl और सोडियम क्लोराइड, ये जो सारे जो साल्ट होते हैं हमारी बॉडी के, एक नियमित मात्रा में रहने चाहिए, ताकि हमारे भीतर का जो सिस्टम है वो ठीक से काम करता रहे, BP ठीक रहे। तो अगर कोई ज़्यादा मात्रा में साल्ट है तो इसको बाहर निकालना है किडनी को, और अगर साल्ट की मात्रा कम है तो उस साल्ट्स को स्टोर करके रखना है, बॉडी में बनाए रखना है। तो अब ये सारी चीज़ें छन गई, लेकिन इनमें से बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें छन गई और पानी तो बहुत सारा चला गया। तो अब क्या होता है, अब ये नेफ्रॉन में ऐसी स्ट्रक्चर बिल्ड की गई है कि अब इन जरूरी चीजों का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। दूसरा स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। एक प्रश्न ये पूछा जाता था जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी कि सबसे ज्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस पोर्शन में होता है, तो ये PCT में ही होगा ना, समीपस्थ कुंडली नलिका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है उसी में तो सबसे ज़्यादा ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड और वाटर होगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहीं एक साधारण आदमी भी सोच सकता है, वहीं तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए, अब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं कह रहा है कि जो छना था उसको फिर से अब्जॉर्ब कर लिया, नहीं भाई, ये बात कर रहा है सेलेक्टिव की। अब यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? दरअसल कुछ प्रोटीन पंप होते हैं या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। वो पंप क्या करते हैं, वो एक तरीके से दरवाजे हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर ही रह जाएगा, इसको डिसाइड करते हैं। तो अंदर कौन जाएगा? जिसके अंदर ज़रूरत है, जो काम वाला है, जिस काम लायक है। तो अंदर जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन पंप की मदद से। अब ये जो प्रोटीन पंप है, ये यहाँ पे इनको धक्का देना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो गया है इधर, तब भी ज़रूरी पदार्थों को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, साल्ट्स को, वाटर को इधर ही ले जाना है।
तो ज़बरदस्ती जब किसी चीज़ को अंदर ले जाया जाता है तो क्या धक्का दिया जाता है ना उसको, तो यहाँ पे भी वो धक्का दिया जा रहा है और एनर्जी यूज़ हो रही है। कौन सी एनर्जी? एटीपी फॉर्म में, क्योंकि शरीर हमारा जिस फॉर्म की एनर्जी को यूज़ करता है उसे कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट चले गए तो पानी को साथ में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी ऑस्मोसिस का जो रूल है ना कि जिधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर की तरफ पानी अपने आप बहेगा। वैसे प्रकृति में क्या होता है कि जिधर ढलान होती है उधर पानी बह जाता है, लेकिन बॉडी में क्या होता है कि जिधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उधर की तरफ पानी बहता है। तो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब भाई यूरिया का और यूरिक एसिड का थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड ही को ही तो छानना था, तो यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी जो बेस्ट सब्सटेंस थे वो इसी फिल्ट्रेट में ही रह गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटीन पंप ने उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोला, गेट खुला ही नहीं, और वो कहाँ रह गए? इसी वाले फिल्ट्रेट में रह गए। अब इस फिल्ट्रेट में क्या होता है कि ब्लड में और भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो यहाँ पे छन नहीं पाती। मान लीजिए कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा दवाई खाता है तो उसको भी किडनी ना छान के बाहर निकाल देती है, या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में चला गया। आजकल जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इतने पॉल्यूटेंट्स हैं कि किडनी में अभी सोच रही होंगी कि कितना मैं छानूं। तो किडनी का जो ये नेफ्रॉन है ना, ये डीसीटी का हिस्सा, ये उसको भी सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ रिमेनिंग वेस्ट, यानी उस वेस्ट को भी ये जो ब्लड है ना ये पकड़ पकड़ के इसमें डालता है। किसमें? फिल्ट्रेट में, ताकि ब्लड जो है ना वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? छन जाए, साफ हो जाए। तो इस साफ होने की प्रक्रिया, इसी को यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। और इसके 3 स्टेप हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ठीक है, तो इन 3 स्टेप में जब आता है तो यहाँ पे ये यूरिन बन जाता है और एक कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। इस तरीके से ये होती है यूरिन बनने की प्रक्रिया। और बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि यूरिन बनने से एक तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, दूसरी बात है हमारा बीपी सही रहता है, और हमारा जो पानी एक्सेस वाटर बह रहा था वो हमारे पानी की मात्रा शरीर में ठीक रहती है। तीसरी बात है कि हमारी साल्ट की जो मात्रा होती है वो शरीर में ठीक रहती है। चौथी बात है कि जो कुछ भी अगर हमने टॉक्सिक चीजें खा ली हैं तो हमारी किडनियां उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। अब इतना सारा काम किडनी करती है तो किडनी का स्वस्थ रहना, किडनी का दुरुस्त रहना ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको बड़ा तेज दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर उसको निकालने की सलाह देते हैं और निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि किडनी का ठीक से काम करना हमारे शरीर की बेहतरी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो चैप्टर आज हमने पढ़ा जिसमें हमने किडनी की फंक्शनिंग पढ़ी, एक्सक्रीशन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा, इसका एक उद्देश्य तो ये है कि भाई आप विद्यार्थी हैं तो आपको समझ में आया होगा, आप परीक्षा में लिखेंगे और आपके नंबर आ जाएंगे। या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें अपने नंबर ले आएंगे, उसमें क्वेश्चन सही कर देंगे। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि अगर आप एक साधारण इंसान हैं, कॉमन मैन है, तब भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारे देश में न जाने क्या हुआ है कि किडनी स्टोन बहुत लोगों को हो रहा है, और ये किडनी स्टोन एक बड़ी समस्या बन जाती है, या किडनी फेलियर जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अगर हम अपनी किडनी के बारे में जागरूक हों तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे एक काम है जो हम सभी कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पी सकते हैं ताकि हम किडनी स्टोन से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकें। तो खैर, अगर हम किडनी के बारे में जागरूक रहेंगे, अपने इस शरीर की मशीन के बारे में जागरूक रहेंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। और कहा गया है ना कि पहला सुख निरोगी काया, और उस पहले सुख को प्राप्त करने में ये जो ज्ञान है ये हमारी मदद करेगा। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।